अब यहाँ तक पहुँचने के बाद मैं आपको बताता हूँ, कई लोगों के दिमाग में गलतफहमी रहती है। अक्सर सवाल लोग मुझसे पूछते हैं, बहुत सालों से पूछ रहे हैं कि सर क्या होता है फिल्म इंडस्ट्री में, गाने कैसे लिखते हैं, पहले ट्यून बनती है या पहले आप लिख के देते हैं। अब इसमें भी बड़े सारे वाद विवाद हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि नहीं, लिखे हुए गाने पे ट्यून बननी चाहिए। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक एग्जाम्पल दिया था कि भैया ट्यून पे गाना लिखना ऐसा लगता है कि किसी आदमी को कई पार्ट्स में काट के उसको दफन करने वाली बात है। जब ये सब जुमले मैंने सुने तो मुझे लगा कि यार ये क्या चक्कर क्या है, ट्यून पे लिखें या पहले लिख के दे दे, होता क्या है। जब यहाँ आया, जब मैंने लिखना शुरू किया, जब उस टेक्निकलिटी से मैं गुजरना शुरू किया मैंने, तब मुझे पता चला कि यार सचमुच ये सवाल तो समझने जैसा है। होता क्या है, हमारी फिल्म इंडस्ट्री का जो काम है, मेरा ऐसा मानना है, जो इतने साल इतनी सारी यात्रा करने के बाद, इतना सब कुछ जीने के बाद मैंने महसूस किया कि ये जो काम है ये दोनों विधाओं में होना चाहिए। ट्यून पे भी लिखना चाहिए और अगर लिखा हुआ गाना है तो उस पर ट्यून कंपोज भी करवानी चाहिए। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये आज से नहीं, ये सदियों से हो रहा है। साहिर साहब से लेके, मधोक से लेके, शैलेंद्र जी से लेके, जितने टॉप राइटर हुए हैं सबने दोनों विधाओं में काम किया है। कुछ गाने उन्होंने लिखे हैं जिस पे कंपोजर्स ने ट्यून बनाई है, और कुछ लोगों ने ट्यून बनाई और उस पे गाने लिखे हैं। अब सवाल ये आता है कि वो लोग क्यों इस चीज के खिलाफ हैं कि पहले ट्यून नहीं बननी चाहिए, पहले गाना लिखा होना चाहिए। क्योंकि उनका ये विवाद है, उनका ये सवाल है कि भाई आपको ट्यून देने का मतलब होता है कि आपको एक ढांचा दे दिया गया, अब उसी ढांचे में आपको लफ्ज बिठाने हैं, उसको फिट करना है। चलो भाई, मान लिया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब लोग जो ये बात करते हैं वो आईने का दूसरा पक्ष देखते नहीं, वो मिरर के बैक साइड को कभी नहीं देखते, वो हमेशा फ्रंट साइड को देखते हैं। बैक साइड में यह है कि जो दूसरी बिरादरी है जिसका नाम है म्यूजिक डायरेक्टर, वो बोलते हैं कि भैया ये प्रॉब्लम तो हमारे सामने भी आती है, अगर आप मुझे लिख के देते हो तो फिर आपने जो लिखा है उसी के बीच हमको सब रिदम सेट करना पड़ता है, ट्यून बनानी पड़ती है, हमारा फ्रीडम चला जाता है। हम फिर क्या करें? आपकी अगर मान लो आपका एक तरन्नुम है, आपने गजल लिखी है कि नज़म लिखी है, तो मुझे अब उसी में ट्यून बनानी है। तो मेरी बात समझ में आ गया कि नहीं भैया, ये बहस जो है गलत है। सच ये है कि आपको दोनों विधाओं में काम करना चाहिए, क्योंकि वो लोग जो ट्यून के खिलाफ इसलिए हैं क्योंकि उनको ट्यून पे लिखना नहीं आता, तो उन्होंने एक आर्गुमेंट बना लिया कि यार ट्यून पे लिखना जो है वो गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए, नहीं ये गलत है। वही जो फर्क देखो, अब यहाँ जो तकलीफ आई ना, गीतकार और कवि बनने का जो प्रॉब्लम था, वो जो कवि है वो आके फंस गया बेचारा गीतकार बनने की दुनिया में। अब उसको ट्यून पे लिखा नहीं जा रहा है, तो इसीलिए मैंने बोला कि भैया वो पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे। पहले तो अपने को पानी बनाओ, हर रंग में ढलने की ट्यून पे लिखना हो, बिना ट्यून के लिखना हो, कोई भी तरह का गाना लिखना हो, वो आपको आना चाहिए अगर आप एक सक्सेसफुल गीतकार बनना चाहते हैं। तो ट्यून पे जब गाने लिखे जाते हैं तो अक्सर लोगों को शिकायत होती है सुन के कि यार ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने लफ्ज उसमें ठूस दिए हैं, भर दिए हैं, इसे फिलिंग द ब्लैंक की तरह लग रहा है। और वो सचमुच लगता होगा। क्यों लगता होगा? क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ट्यून और लफ्ज, अल्फाज और धुन जो है, ये दोनों दूध और पानी की तरह हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे से मिले नहीं तो वो अलग दिखेंगे। अब आप इमेजिन करो कि दूध में आपने पानी डाल दिया और वो अलग दिखेगा, तो समझ में आ जाएगा कि ये दूध है और ये पानी है। तो ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए आपकी पोएट्री की, और आपके लिखने के तरीके में वो बात होनी चाहिए जो मैं बार बार कह रहा हूं कि जब ट्यून मिले तो उसको जियो का मतलब वही है कि पहले आप उसमें ढल जाओ। जब उसमें ढल जाओगे तब आप लिखोगे तो आपको ट्यून सोचने की जरूरत नहीं। ऐसा लगता है कि ट्यून में लफ्ज बह रहे हैं, जैसे मौजों के ऊपर मौजें बहती हैं ना एक दूसरे पे, वैसी लगने लगेंगे, मालूम ही नहीं होगा। अब चलो भाई, ये भी बात समझ में आ गई कि ट्यून को जिए। अब मैं जब आया था
तो उस जमाने में मोबाइल फोन था नहीं, तो हम लोग एक टेप रिकॉर्डर रखते थे और जब म्यूजिक डायरेक्टर गाता था तो टेप रिकॉर्डर में वो गाना टेप कर लेते थे और उसको याद करने के लिए बार बार सुनते थे और सुन सुन के लिखते थे। तो पहले वो तकलीफ हुई, पहले के कुछ शुरू के गाने में मुझे लगे कि यार लोगों को सुन के लगेगा कि मैंने लफ्ज ठीक किए। फिर मैंने मजरू सुल्तानपुरी से पूछा कि अंकल, बोले बेटा देखो बेस्ट तरीका यही है कि जब गाना लेते हो ना तो उसको लिखने की तब कोशिश मत करो, पहले गाने को तुम बाय हार्ट कर लो, उसको जियो, उसको खूब। जैसे ही गाना याद हुआ, तुमको ट्यून याद हुई, तुमको लफ्ज लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लफ्ज उसमें बहने लगेंगे। और ये प्रैक्टिस करते करते मुझे लग गए कम से कम 5-7 साल के बाद। और उसमें भी टेक्निक है कि कैसे समझें कि ये ट्यून पे करेक्ट लफ्ज होगा। फॉर एग्जांपल मेरा गाना धक धक करने लगा ओ मोरा जियरा डरने लगा। अब आपको पकड़ना क्या है, ये क्या है, दारा रे। अभी ट्यून हम जो कैसे मिली थी, दारा रा 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 रा, दादा रा 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 रा। अब ये छोड़ा कहाँ उसने, दा दा रा 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 रा, आ पे छोड़ा। अब मैंने लिखा क्या, धक धक करने लगा, वो आ पे गया। अब वही मैंने लिख देता अगर ये दारा रे तेरे मेरे दिल की लगी। अब जब वो ट्यून पे गाता तो पहले तो म्यूजिक डायरेक्टर को तकलीफ होती कि यार छूटी कहाँ ट्यून, दा रा 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 रा, आ पे गया, आपने पकड़ा छोड़ा कहाँ, दा रा 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 री, तो वो पता चला वो ट्यून पे शूट करेगा ही नहीं। अब वो जो लास्ट छूटता जहां गाना है, वो आ है, ई है, ऊ है, वो पकड़ना बड़ा जरूरी है। अच्छा, जब कई बार होता है जब आप ट्यून में ये पकड़ने जाते हैं तो आपके ख्याल नहीं पकड़ में आते, ख्याल पकड़ने जाओ तो ट्यून छूटती है। तो अब ये भी इतनी बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम है कि हम कई बार जब ट्यून में उलझते हैं तो कई बार एक कंप्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, दोनों कंप्रोमाइज करते हैं। ऐसा नहीं है कि राइटर, कई बार म्यूजिक डायरेक्टर को लगता है यार ये आ पे नहीं छूटा मगर ये ख्याल कमाल है, तो वो कुछ उसमें टर्न ट्विस्ट करके उसको ठीक कर लेता है। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार, ये ट्यून में अगर आ नहीं आया तो ये बात बनेगी नहीं। मेरा बहुत अच्छा लिखा हुआ मुखड़ा भी मैं कैंसिल करके दूसरा मुखड़ा लिखता हूं कि नहीं, यहाँ ट्यून की अहमियत ज्यादा है। ये भी आपको पकड़ने की ताकत होनी चाहिए कि इस गाने में ट्यून कितनी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रही है और आपके लफ्ज कितने। कुछ गाने ऐसे होते हैं जिसमें राइटिंग बहुत जरूरी है, उसमें वो गहरे ख्याल चाहिए ही चाहिए। कुछ जैसे एग्जांपल डिस्को डांसर, अब डिस्को डांसर जैसी फिल्म में आपको ट्यून को अहमियत देनी चाहिए क्योंकि पिक्चर का नाम ही डिस्को डांसर है, मतलब डिस्को की ट्यून पे ही लिखना है। तो आप वहां बहुत ज्यादा अगर पोएट्री नहीं भी करते हैं तो वो मैनेज हो जाता है। मगर अगर एक पिक्चर का नाम है गजल और उसमें आपको गजलें लिखनी है और वहां अगर आपने अपने ख्याल कंप्रोमाइज कर लिए तो समझो वो मामला गड़बड़ है। तो अब आपको ये भी देखना पड़ेगा। अच्छा, और कभी कभी इतनी मुश्किल ट्यून मिलती है। आपने मेरी एक फिल्म शायद देखी होगी, लकी एक फिल्म आई थी, सलमान खान उसके हीरो थे। उसमें अदनान सामी के साथ मैंने बहुत काम किया है और उनका मेरा एक एल्बम बहुत बड़ा हिट एल्बम है, चेहरा ये ज़मीन झुक जाए आसमां रुक जाए तेरा चेहरा जब नजर आए, गाना बहुत मशहूर हुआ। उनको ट्यून बनाने की अक्सर आदत है। उन्होंने उसमें उस गाने में उस फिल्म में इतनी मुश्किल ट्यून मुझे दे दी कि वो ट्यून लगती नहीं थी, वो ऐसा लगता था वायलिन का कोई पीस है। तो मैंने उनसे बोला भाई ये पहले मुझे ट्यून समझ में, ये कैसे लिखूंगा। अब वो मेरे गले पड़ गए कि नहीं सर आप लिख देंगे क्योंकि आप बहुत ट्यून पे गाने लिखे हैं और बहुत कमाल की, ये आप जब लिखेंगे तो बहुत नया लगेगा। खैर बड़ी मुश्किल से मैं कन्विंस हुआ, लेके आया। मेरे जैसे राइटर को भी कम से कम 1 हफ्ते लग गए उस ट्यून को जीने में। पहले तो उसमें बीट ही नहीं पकड़ में आया। जैसे एक गाना और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरा गाना था, बहुत मशहूर गाना है, एक फिल्म थी रहना है तेरे दिल में। अब वो म्यूजिक डायरेक्टर जब मुझे ट्यून सुना रहा है तो उसमें कहीं आप बीट पकड़ में नहीं आया। अरे मैंने बोला कहाँ रुकेगी, कहीं रुकेगी कि नहीं भाई। अब वो चलती जा रही ट्यून,
फिर वो लाइन और फिर वो गाना मैंने लिखा, बहुत मुश्किल से, बहुत मशहूर हुआ। अब ये चीज भी आपको समझनी बहुत जरूरी है कि उस फ्लो में आपको बहते जाना पड़ेगा। आपको कहाँ रुकना है, कहाँ से छोड़ना है, कहाँ पकड़ना है, ये सब भी आपको सीखना पड़ेगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी आपको, जब आप ट्यून पे गाने लिखते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है। और इतनी तकलीफ के बाद जब आप लिख के अपने डायरेक्टर के पास ले जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आपने बड़ी मेहनत करके लिखा है, मगर डायरेक्टर ने एक ही जुमला बोलना है कि नहीं यार मजा नहीं आया, कोई बात, कोई घंटी बजी नहीं। तो अब ये घंटी क्यों बजती है और ये डायरेक्टर ये जुमला बोलता क्यों है, अब मैं आपको इसके बाद वो कहानी बताऊंगा कि कितनी बार डायरेक्टरों की घंटियां बजी और कितनी बार नहीं बजी।